हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और नया नाम इसको दिया है जीएस थ्रू आंसर राइटिंग। तो इसी क्रम में आज हमारा 68वां दिन है जिसमें हम जीएस पेपर 4 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महापुरुषों के कथन पे डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हाल में हमने शुरू किया उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम यूपी पीसीएस के लिए। तो उसमें मैंने ये प्रश्न दिया था और इससे मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात, मुझे फीडबैक मिल जा रहा है। जब कोई क्वेश्चन लोग आंसर लिख के दे रहे हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये हो रहा है, लाभ ये हो रहा है कि 20 कॉपी चेक करने में मुझे पता चल जा रहा है लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है। तो जब हम ये जो वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो इससे उसमें क्या हो रहा है, मैं उन चीज़ों को भी डिस्कशन कर दूंगा जो लोगों की कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन उस दिन दिए थे, जीएस पेपर 4 के 2 क्वेश्चन दिए थे डे 4 में, और 2 क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था जिसमें महापुरुष के कथन की पूछी जाती है, आपके जीवन में मायने, ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट देता है। एक महापुरुष का कथन दे देगा कोई भी, उसके बाद बोलेगा आपके जीवन में इसके मायने क्या है या फिर वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तो सब चीज़ सेम ही है, ठीक है। आपके जीवन में मायने मतलब आपके जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान प्रासंगिकता सीधे सीधे वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट मतलब अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को लिखता है। बेसिकली उनको पूछना यही होता है कि प्रासंगिकता क्या है इस कथन की, इस कथन को आप रिलेट कैसे करते हैं वर्तमान जीवन से, ठीक है। तो मेन ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इसको कि वाकई में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। और आप अगर चैनल आपको पसंद आता है तो इसे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीधे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन है और पूछ रहा है कि ये उदाहरण आपके लिए क्या मायने रखता है, ठीक है। यानी एक उदाहरण दिया है, तो फिर से एक बार उदाहरण पढ़ देता हूँ। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, इस बात को समझिएगा कि ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है। तो ऑलरेडी आप अगर ये चैनल फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, लेक्चर 7 जो डे 7 है, डे 7 में आप जाएंगे तो पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया है, महापुरुषों कथन को कैसे टैकल करना है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसको देख लें, उसके बाद ये वापस देखें। तो 2 वीडियोज़ में आपका जो महापुरुषों का कथन है वो सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कैसे टैकल करना है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमारा स्ट्रक्चरिंग क्या होता है जब महापुरुषों का कथन आता है। तो हमारा स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सबसे पहली बात हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन में इस उदाहरण का मतलब बताइए, ठीक है। बस छोटा मतलब, जो सबसे शॉर्ट और क्रिस्प मतलब है इस उदाहरण का वो बताइए, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं तो मैंने क्या लिखा, डॉक्टर कलाम, इनको मैं डॉक्टर कलाम करके शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि आपको पता है 150 शब्द में ही आंसर लिखना है, इस बात को भी समझिएगा। यूपी पीसीएस में आंसर 125 शब्द में ही लिखना है, ठीक है। तो हम कहीं इसके बीच में आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली 2 पेज आपको दिए जाते हैं, तो वर्ड लिमिट पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। आपको फोकस क्या करना है, मैं बात बता दूं, देखिए इसकी भी एक बात कर लेनी बहुत आवश्यक है। आपको फोकस ये करना है, पहली बात कि 2 पेज दिए जाते हैं तो 2 पेज भरे गए हों, ठीक है। चाहे फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, कोई डायग्राम बना दीजिए, 2 पेज भरे गए हों। दूसरा जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो ये होगा कि 7 मिनट से ज़्यादा 125 शब्द वाले प्रश्न पे न लगे। इसके अलावा 11 मिनट से ज़्यादा 250 या फिर आप कहें यूपी पीसीएस में 200 शब्द वाले में, तो इससे ज़्यादा समय न लगे, ठीक है। तो आपको समय देखना है और स्पेस देखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट ना मैं काउंट करता हूं ना कोई काउंट करेगा, सीधी बात है, एग्जामिनर पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बैठ के वर्ड लिमिट काउंट करेगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्लियर दिख रहा है, जैसे मैं एक बात करूं, अगर मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि एक इंसान ने एक लाइन में 10 शब्द लिखे हैं और उसने एक पेज में 15 लाइन लिखी है, ठीक है। अगले पेज में भी उसने 15 लाइन के 20 लाइन करीब भर दी है, ठीक है। तो वो सीधे समझ जाएगा एग्जामिनर की यार इसने वर्ड लिमिट के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है, तो वहां पे सीधे उसको दिख रहा है ये चीजें, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन को दिख रहा है। लेकिन आपने एक लाइन में 4, 5, 6 शब्द लिखे हैं, उसके बाद पेज भर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप पहले समझ लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण का इंट्रोडक्शन में हमेशा फिक्स कर लीजिए, मतलब बताएंगे बहुत शॉर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए मतलब क्या निकलता है, एक बार उसको समझिए। बोल रहा है कि भविष्य आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मतलब आप अपना भविष्य नहीं बदल पाएंगे। आपका जो भविष्य होगा वो लिखा जा चुका है, या फिर आप कह सकते हैं अवश्यंभावी है। जो भी भविष्य है वो भी अवश्यंभावी है, जो होना होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, ठीक है। आप जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं,
ठीक है, अगर गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम की अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जो आपकी आदतें हैं आपके भविष्य को बदल देंगी। यानी अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहे हैं, आदतों में परिवर्तन, देखिए समझिएगा इस बात को, आदतों में परिवर्तन किस प्रकार भविष्य परिवर्तन से संबंधित है, यही बात कह रहे हैं। ठीक है, कलाम यही बात को कहना चाह रहे हैं डॉक्टर कलाम कि आदतों में परिवर्तन किस प्रकार भविष्य परिवर्तन से संबंध रखता है, यही बात कलाम बताना चाह रहे हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में इसी बात को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। यानी मैं कैसे करूंगा, एक बार फिर से समझिए। प्रश्न पढ़ूंगा, 1 मिनट कम से कम दूंगा प्रश्न को समझने में। ठीक है, 1 मिनट। जनरली मैं क्या करता हूं, जब मैं प्रिपरेशन की शुरुआती चरण में रहता हूं या फिर मैं आंसर राइटिंग अभी शुरू ही कर रहा होता हूं, तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए ये बना लेना। सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो आंसर राइटिंग मैं चेक कर रहा हूं उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना क्या चीज कहाँ है। जैसे कई लोग ने उदाहरण का मतलब समझाने में 125 शब्द समाप्त कर दिए, कई लोगों ने मायने बता ही नहीं, मतलब प्रश्न कई लोगों को क्लियर ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत सेकंड प्रश्न में आई थी, क्योंकि और ये हिंदी मीडियम की एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से जब कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि भारत में जल संसाधन की उपलब्धता बताइए, ऐसे मैं सीधे प्रश्न पूछ लूँ कि जल संसाधन की उपलब्धता बताइए, तो इतना आंकड़े याद हैं कि मतलब आप उपलब्धता बता के कि ऐसे बता रहे हैं लोग आंसर। मैंने ऐसे देखे आंसर, ये बताएंगे 1950 में 4451.33 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी, अब 2015 में घटकर यह 1003, मतलब जो भी है 1341.23, इतने आंकड़े याद हैं, मतलब इतने खतरनाक तरीके से आंकड़े लिखते हैं। अगर मैं सीधा सपाट क्वेश्चन पूछ दूं, और वही अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि भारत में जल संसाधन की उपलब्धता समय के साथ घट रही है, पारंपरिक जल संसाधन संरक्षण की विधियों के साथ बताइए कि क्या नए तकनीकें अपनाई जाएं, ऐसा अगर प्रश्न पूछ दूं तो लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। लिखना यही चीज है, इसी को पारंपरिक जल संसाधन के जो संरक्षण है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, जैसे कांटा केरे, आहार पाइन, ये सब जो पढ़ते हैं, उसी से रिलेट करके चीज़ों को बताना है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वही काम करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रश्न परिवर्तित हो जा रहा है, थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम, जो मेरे साथ भी था 2018 में जब मैं एग्जाम लिख रहा था, पहली बार मेंस मैंने लिखा था, तो मेरे साथ भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था, प्रश्न पढ़ते ही लिखना चालू कर देता था। जैसे ये प्रश्न पढ़ा, मुझे भले से कुछ नहीं समझ आया, मैंने लिखना चालू कर दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे बढ़िया राष्ट्रपतियों में से एक थे, ऐसे मैं कुछ भी लिखना चालू कर देता था पहले, है ना, और बहुत बड़े बड़े काम करते थे। प्रश्न समझ में नहीं आया कि यार प्रश्न एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी नहीं पूछ रहा है, प्रश्न की डिमांड कुछ और है, उनका एक स्टेटमेंट दिया है, बस नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। अगर मैं ये एपीजे अब्दुल कलाम हटा भी दूं तो भी इस प्रश्न के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को समझना होगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं ये काम नहीं करता था, पहले मैं क्या करता था, सीधे आंसर राइटिंग शुरू कर देता था। बाद में समझ में आया इसका स्टेप्स होते हैं। आप क्या करना है, आपको पहले आपको समझ बतानी है, पहले आपको समझना है प्रश्नों कि वाकई में प्रश्न में मुझे लिखना क्या है, तो आप लिखेंगे पूरा, आपको स्टेप फॉलो करना है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, वो लोग ऐसे स्टेप्स लिखेंगे अवश्य अपनी कॉपी में भी। जो लोग आंसर राइटिंग चेक करा रहे हैं और जिन लोग की रोज ये गलतियां आ रही हैं, जिन लोगों को ये दिक्कत लग रही है, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा भी है, कॉपी जिस जहाँ चेक करता हूँ वहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया भी है कि कैसे करना है, ठीक है। मैं पूरा सजेशन देता हूँ हर कॉपीज़ में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले ये चीज़ लिखिए कि वाकई में प्रश्न की मांग क्या है, वहीं पर आप समझ जाएंगे कि आप गलती कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, उदाहरण का मतलब ये डिमांड है इंट्रोडक्शन में, यानी 25 शब्द मैं इसको अलॉट करूंगा और इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा। 10-5 कम अधिक पड़ जाए तो ऐसे कसम नहीं खा लेना है, मतलब जस्ट मैं रैंडम कुछ अंदाजा लगा रहा हूँ कि 25 शब्द मुझे इसमें देने हैं। फिर मैं बताऊंगा क्या मायने हैं, क्योंकि प्रश्न यही पूछ रहा है इस उदाहरण का आपके लिए क्या मायने हैं। तो मेन बॉडी ये है, तो मैं क्या करूंगा, 75 से 85 शब्द इस पर अलॉट करूंगा, ठीक है। फिर निष्कर्ष लिखूंगा 15 से 20 शब्द। क्या 15 से 20 शब्द, देखिए निष्कर्ष हमेशा फिक्स रख लीजिए। निष्कर्ष कैसे फिक्स रखना है, जैसे मैं बात करूं, यहां पे कथन है आपकी आदतों में परिवर्तन। प्रश्न का शॉर्ट मतलब क्या है, आपकी आदतों में परिवर्तन आपके भविष्य को परिवर्तित कर सकता है। तो निष्कर्ष आपको क्या लिखना है कि आदतों में अच्छा परिवर्तन आप कैसे करेंगे, यानी नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, ठीक है, समानुभूति करुणा विकास करेंगे। तो ये आपको निष्कर्ष एकदम फिक्स कर लेना है, आदतों में परिवर्तन कैसे करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब आप समझ रहे, सुझावात्मक, हमेशा मैं बात करता हूँ, हमेशा
सुझावात्मक निष्कर्ष हमेशा दीजिए। ठीक है, निष्कर्ष का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, खास करके सिविल सेवा में, कि सार, जैसे कई लोग समझते हैं निष्कर्ष का मतलब होता है सार, यानी जो चीज़ ऊपर लिखी। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है तो मुझे लगता है उसका बैकग्राउंड में साउंड थोड़ा आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो चीज़ हमने पूरा ऊपर से नीचे लिखा है, ठीक है, उसका सार नहीं होता है निष्कर्ष। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, आपके लिए निष्कर्ष का मतलब है कुछ सुझाव देना, चीज़ों को बताना, कुछ नयापन लाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझसे पूछी गई है, मैं अभी डिस्कस एंड में करूँगा। वो प्रॉब्लम है कि सर करेंट अफेयर्स के एग्जाम्पल कैसे याद करें और कैसे इसको करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स जोड़ें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जब महापुरुषों का उदाहरण पूछेगा तो आपको पूछा है ना, आपके लिए क्या मायने रखता है, तो आपके लिए क्या मायने रखता है का मतलब है वर्तमान जीवन में कहाँ कहाँ इसका महत्व दिख रहा है। ये जो उदाहरण है, कैसे ये उदाहरण आप कह सकते हैं प्रासंगिक है, तो वर्तमान जीवन में आपको कहाँ कहाँ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो अब्दुल कलाम जी ने कहा, वो चीज़ें कहाँ कहाँ देखने को मिल रही हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब आंसर राइटिंग करेंगे। एक खास बात और अगर आपको जो छोटी सी ध्यान रखनी है कि अगर आपको बीच में एक बड़ा कथन याद आ जाता है किसी और महापुरुष का जो इससे लिंक करता हो, जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जैसे उत्तिष्ठत जागृत कुछ प्राप्य बोध्याम करके है, मुझे एग्जैक्टली संस्कृत याद नहीं है। ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो आप बीच में उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको कोट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, ज़्यादा जनरल स्टडी के पेपर में करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल से, दैनिक जीवन के उदाहरणों से चीज़ों को किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने आंसर कैसे लिखा, मैंने क्या बताया, देखिए 15 से 20 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने। क्या लिखा, डॉक्टर कलाम का उपरोक्त कथन। अब जैसे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इतना लिख के अपना शब्द नहीं बर्बाद करूंगा, बात समझिएगा। शॉर्ट में लिखूंगा, डॉक्टर कलाम का उपरोक्त कथन मनुष्यों में खराब आदतों को परिवर्तित करने की शिक्षा देता है, इसको लिख दूंगा। या फिर मैं ये भी बता सकता हूं जो मैंने अभी ऑलरेडी आपसे बताया कि खराब आदतों को परिवर्तित करने और मनुष्य के भविष्य में संबंध स्थापित करता है। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब आप देखें तो गूढ़ अर्थों में डॉक्टर कलाम क्या कर रहे हैं, अपनी आदतों को परिवर्तित कर लीजिए, वही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आदतों में परिवर्तन आपके भविष्य में परिवर्तन को जन्म देगा। मैंने उस बात को बहुत शॉर्ट तरीके में यहाँ पे कह दिया। वर्तमान जीवन में मायने, यही प्रश्न की मुख्य मांग है और यही मैं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा वर्तमान जीवन के मायने, भविष्य अवश्यम भावी है, अतः उसके बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय हमें लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। उदाहरण, दशरथ मांझी ने अपने अथक प्रयासों से पर्वतों से रास्ता निकाल दिया। ठीक है, इस बात को समझिएगा क्या है। देखिए ये सब आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत अच्छा है कि उन्होंने क्या किया, भाई टीटी थे लेकिन फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए परेशान नहीं हुए। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि यार क्रिकेटर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। आप भी मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बार बार ये सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा मेरे साथ, है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये बात छोड़िए, भविष्य अवश्यंभावी है। क्यों, पहले स्टेटमेंट में कलाम कह रहे हैं कि भविष्य हम नहीं बदल सकते। ठीक है, हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। तो भविष्य को क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि भविष्य अवश्यंभावी है, अतः हम सोच के परेशान न हो। ठीक है, यही अब्दुल कलाम कह रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। ठीक है, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। जैसे दशरथ मांझी ने अपने अथक प्रयासों से क्या किया, पर्वत काट दिया। अगर वो ये सोच के परेशान होते यार इतना बड़ा पर्वत है, नहीं काट पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, ठीक है, नहीं काट पाऊंगा, परेशान हो जाते कि अब कैसे रास्ता बनेगा, क्या होगा, तो भविष्य नहीं बदल पाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अथक प्रयासों से अकेले ही चल पड़े और पर्वत काट के रास्ता निकाल दिया। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब बहुत ढेर सारा, मेरे पास तो मतलब भर भर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं बात करूँ वो जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट स्लिप हो रहा है दिमाग से। ठीक है, तो वो जब पहली बार गए एवरेस्ट पे, उन्होंने पहली बार में चढ़ाई नहीं कर पाए, वापस आए और एवरेस्ट से बोला यार एवरेस्ट, अपनी उन्होंने किताब में लिखा है, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे नाम था शायद, है ना, तेंजिंग नॉर्वे, और एक कुछ यूरोप के थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कहा कि पर्वत तुम अब बड़े नहीं हो सकते, ठीक है, तुम्हारी हाइट तो हिमालय, तुम्हारी हाइट तो सेम होगी, 8,848 मीटर ही रहेगी, लेकिन मैं तुमसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। अगली बार वो फिर गए और वहाँ पे उन्होंने पर्वत को क्रॉस किया। ठीक है, तो ये बात आप कह सकते हैं कि भविष्य को लेकर वो परेशान नहीं हुए और उन्होंने हिमालय जैसे पर्वत को भी नाप दिया। ठीक है, इस तरीके से आप
शॉर्ट में, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाएंगे, शॉर्ट में एग्जाम्पल्स के साथ अपनी चीज़ों को आप पुष्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, सीधी बात है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको इस बात को समझना है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको 3 से 4 एग्जाम्पल बीच में लिखने हैं जो कि आपके वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता बताते होंगे। तो कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल 20-20 शब्दों के आपको लिखने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्तमान ऑटोमेशन जनित बेरोजगारी की परिस्थितियों में अपने स्किल्स को अपग्रेड करके इस समस्या का निदान हो सकता है। तो आदतों में परिवर्तन आप कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी का समाधान कैसे करेंगे। अभी क्या है, देखिए वर्तमान समय क्या है, ऑटोमेशन जनित बेरोजगारी का समय आ रहा है, ठीक है। ILO ने भी कहा है कि भैया दक्षिण एशिया की 79% जॉब्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अगले 5 वर्षों में खतरे में है। तो वही बात मैंने यहाँ पे एक तरह से लिखी है, क्या लिखा है, वर्तमान ऑटोमेशन जनित बेरोजगारी की परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, अपनी आदतों को परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपनी आदतों में परिवर्तन अर्थात अपने स्किल्स को अपग्रेड करके इस समस्या का निदान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में बीच में एक लिंकिंग पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि वर्ड्स क्लियर हो, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑटोमेशन जनित बेरोजगारी की परिस्थितियों में अपनी आदतों में परिवर्तन अर्थात अपने स्किल्स को अपग्रेड करके इस समस्या का निदान किया जा सकता है, ये बात बता दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, कोविड-19 सबसे बड़ा है, ठीक है। कोविड-19 की भीषण आपदा का समाधान कैसे हो सकता है भाई, आदतों में परिवर्तन से हो सकता है। जैसे अभी तक क्या था, हम जाते थे, गले मिलते थे, पैर छूते थे, उसकी जगह अब सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल गंदगी से रहते थे, हाइजेनिक रहना पड़ेगा, मास्क तो कभी लगाते नहीं थे, अब मास्क लगाना पड़ेगा। तो ये सब करने से न केवल इस संकट का बचाव करेगा बल्कि संकट को अवसर में बदलने हेतु प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को भी साकार करेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री लिखेंगे, न कि मोदी जी। तो याद रखिएगा, मोदी नाम नहीं लिखना है, लिखना है भारत के प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, जो इसका सपना है, वो साकार कर सकता है अगर हम अपनी आदतों को परिवर्तित कर देंगे। जैसे वर्तमान में हमारी आदत क्या है, जो भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रवासी बन के जाते हैं। आप देखेंगे बिहार से मजदूर हैं, वो जा रहे हैं प्रवासी बन के दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पर और अलग अलग जगह से लोग हैं। उसको आदतों में परिवर्तित करना पड़ेगा, हमें औद्योगिकरण वहीं करना पड़ेगा, स्थानिक औद्योगिकरण करना पड़ेगा, हमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का, हमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने का। तो हमारी आदतों में जब ये परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की योजना भी साकार हो जाएगा। बेसिकली आप चाहें तो इसी पॉइंट में 2 चीज़ों को, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आप पहला बता दें कि स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, एक पॉइंट यहाँ पे बता दें। दूसरा पॉइंट आप क्या करें, चाहे तो इसको अलग कर दें, इसको पॉइंट नंबर 4 बता दें कि आदतों में परिवर्तन, जैसे प्रवासियों की बजाय स्थानिक औद्योगिकरण या ग्राम आधारित स्वराज, गांधी जी का ग्राम आधारित स्वराज, ठीक है। स्थानीय औद्योगिकरण क्या कर सकता है, आत्मनिर्भर भारत यानी संकट को अवसर में बदल सकता है। तो यही बात मैंने बताई, संकट को अवसर में बदल सकता है, यानी हमने अपना भविष्य नहीं देखा था, भविष्य हमारा अभी संकटग्रस्त दिख रहा है और हम परेशान ना हो, बल्कि हम क्या करें, उस संकट को, अपने भविष्य को अच्छा बनाएं, ठीक है। तो ये काम करिए, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, अगला पॉइंट थोड़ा सा उसी चीज के अब मीनिंग्स बता दिए, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे, आप उसके बाद थोड़ा सा मीनिंग्स पे आ जाएंगे, जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, जिसको आपको क्या करना है, एथिक्स के कीवर्ड से जोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभिवृत्ति, व्यवहार एवं क्षमता, ये सब जो कीवर्ड्स हैं एथिक्स के, तो जो आखिरी पॉइंट आपका होगा, इन कीवर्ड्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और भी ढेर सारे हम क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, अभी हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। तो मैंने क्या बताया, आदतों में उचित परिवर्तन मनुष्य की अभिवृत्ति, व्यवहार एवं क्षमता में सुधार करती है। उदाहरण, एक मोटा बच्चा धीरे धीरे जंक फूड खाने में कमी करता है, नियमित व्यायाम करता है, आदि अच्छी आदतें अपनाता है, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि अगर आप आदतों में अच्छी परिवर्तन करेंगे, उचित परिवर्तन करेंगे, तो आपकी अभिवृत्ति, क्षमता, व्यवहार, इन सब में परिवर्तन होगा, ठीक है। आपके एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो अप्रोच है, आपका जो, मतलब आप कह सकते हैं हर डायमेंशन में आपका चेंज होगा जब आप अच्छी आदतों में परिवर्तन करेंगे। जैसे एक मोटा बच्चा जो पतला होना चाहता है, जो स्लिम ट्रिम बनना चाहता है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे जंक फूड खाने में कमी करेगा। यानी देखेंगे आप व्यवहार में भी कमी आ रहा है, जंक फूड के प्रति उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक हो रही है। नियमित व्यायाम करके अपनाएगा, अपनी क्षमता बढ़ाएगा, नियमित व्यायाम करके अपने व्यायाम के प्रति अपने व्यवहार को परिवर्तित करेगा, अभिवृत्ति को परिवर्तित करेगा। इस बात को मैंने इन पॉइंट से बता दिया। निष्कर्ष लिखूंगा, स्पष्ट है कि आदतों में परिवर्तन स्वप्रेरणा, आत्म प्रबंधन को बढ़ावा देकर एवं लक्ष्य के प्रति सशंकित रहने के बजाय निरंतर अभ्यास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से संभव है। तो मैंने जो कि बताया, निष्कर्ष हमेशा क्या लिखूंगा, किस तरीके से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो मैंने वही लिखा, किस तरीके से समाधान किया जा सकता है,
आदतों में परिवर्तन, स्वप्रेरणा, आत्म प्रबंधन। बेसिकली आप समझ रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देके। उसी को मैंने क्या किया, टुकड़ों में तोड़ दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस के मैंने 5 अवयव बताए थे, आप देखेंगे 2-3 लेक्चर पहले देखेंगे। अगर वीडियोस जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोग के लिए ईजी है, ठीक है, उन लोग के लिए चीज़ें समझने में काफ़ी और आसानी होगी। तो मैंने 5 अवयव बताए थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो उन्हीं 5 अवयव में से 2 अवयव उठा लिए। स्वप्रेरणा, आत्म प्रबंधन को बढ़ावा देकर एवं लक्ष्य के प्रति सशंकित न रहने के बजाय आप डरिए मत, लक्ष्य के प्रति निरंतर अभ्यास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैंने ये काम किया। तो आप अगर अब मैं एक बार कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग कर दूं तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में आपको बताना है मतलब बहुत शॉर्ट में। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, मेन बॉडी में 3-4 एग्जाम्पल देने हैं, इसको 4 लिख लीजिए, मान लीजिए 4 एग्जाम्पल आपको देना है, प्लस एक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बताना है। और अगर इसी में आपको याद आ जाए कोई कोट तो उसको कोट कर देना। जैसे अगर यहाँ पे आप चाहें तो स्वामी विवेकानंद को कोट कर सकते थे, और कोटेशन, ठीक है, कोटेशन लिख दे रहा हूँ। निष्कर्ष आपको क्या लिखना है, कैसे जो महापुरुष है उनका कथन कैसे लागू किया जाए, यानी कैसे इनकी चीज़ों को लागू किया जाए। तो ये आप लिख सकते हैं निष्कर्ष। तो ये फुल स्ट्रक्चरिंग होगी अगर इस तरह का प्रश्न आए। मेन बॉडी पे हमेशा अधिक फोकस होगा, ये नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लिख दिया और निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा लिख दिया। आपको कुछ मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना होगा। एक जो डाउट आ रहा था ये कि सर करंट के एग्जाम्पल्स कैसे लिंक करें, तो देखिए ये आपको केवल मैं एक उपाय बताऊं तो प्रैक्टिस से। अगर आपने सिर्फ केवल इतना रख लिया कि 4 एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप 2-4 चीज़ें लिंक करिए, किसी भी तरीके के एग्जाम्पल लिंक करके चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ी प्रैक्टिस आवश्यक है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे अगर महापुरुषों कथन से रिलेटेड। और इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, यूपीएससी का बैक ईयर पेपर उठा लीजिए, हर साल में 2 प्रश्न पूछे गए उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को टैकल करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।